चलिए, लॉज ऑफ मोशन में वन ऑफ द लास्ट पार्ट फ्रिक्शन, हमें इसके बारे में देखना है। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, ये वाला पार्ट हमारा चालू था, पूरा 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 बंद करो अच्छे से। और उसमें हम लोग ने कनेक्टेड मोशन स्टडी किया था, फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली के सारे हम लोग ने प्रॉब्लम्स देखे थे। इधर से ही जा जाओ आप। ठीक है, तो भैया फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग ने देखे। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा बड़ा टॉपिक देखना है, दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सभी लोग जानते हैं, है ना? क्या है फ्रिक्शन? बोलो बोलो, आपने अपने जो समझ में आ रहा बोलते जाओ। ठीक है, जैसे कि आपने कहा, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हैं तो एक फोर्स जो अपोज करता है, और कुछ अरे बिंदास बोलो, टेंशन क्या को ले रहे, बोलो बिंदास। क्या बोलेंगे फ्रिक्शन? टकराने की, टकराने नहीं देती, टकराने नहीं देती तो नहीं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आई वो बात। अच्छा, आप कैसे बोल रहे तो? हाँ, जो पार्टिकल्स उसके, अच्छा इसको सादी भाषा में क्या बोलते हैं फ्रिक्शन को? रगड़, है ना? रगड़ या रगड़ा, नहीं रगड़ा नहीं तो नहीं, रगड़ा क्या होता था? रगड़ा असल में क्या था, हम लोग जब थे एनसीसी में, मैं जब एनसीसी में था, तो रगड़ा हमारे लिए एक वो था टर्म, मतलब पनिशमेंट का। अगर सपोज़ करो तुम कुछ गलती करते हैं तो फिर मिलता था रगड़ा, और रगड़ा वो बहुत अलग अलग तरीके से मिलता था, बहुत ज़्यादा। एक डिसिप्लिन की बात देखो, एक बात बताऊँ, सावधान का तो तुमको मालूम होगा, सभी लोग को मालूम रहता, पोजीशन ऐसा खड़े रहना पड़ता है ना। हुआ ये कि भाई एक बार गर्मी के मौसम में पसीना यूँ से यहाँ से ऐसा बहते हुए जा रहा, और वो गुदगुली होती ना हल्की सी, यूँ यूँ। अब कैसे करूँ, मैं था सावधान पोजीशन में, वहाँ पर जो सार्जेंट है वो कमांड दे रहा हम लोग को, हमको बता रहा कि ऐसा ऐसा करना है, मैं यूँ देख रहा एकदम। अब जो गुदगुली हो रहा, मैं कैसे करूँ, क्योंकि हाथ तो हिला नहीं सकते। वो बस 1 सेकंड के लिए पलटा, मैंने यूँ करके यूँ कर लिया। वो सार्जेंट तो नहीं, मगर एक दूसरा ऑफिसर था, उसने देख लिया। उसने सार्जेंट को बुलाया, बोले उसको बाहर कर एंड फॉल आउट कर। अब फॉल आउट करने के बाद फिर उसने दिया मुझको रगड़ा। अब रगड़ा क्या था? फ्रॉक जंप कर। फ्रॉक जंप मालूम है ना, है ना? फ्रॉक जंप करते हुए जा, बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, जा। और हमारे इसमें फ्रॉक जंप ऐसा था कि आप फ्रॉक जंप जब करते तो उसके पीछे एक लड़का परेड करके चलता था ऐसा, और वो मिलिट्री ब्रूट्स होते थे, सामने से एकदम कड़क। तो अगर आप रुके तो पीछे से बैठा, फिर धड़ करके गिरे, फिर चलो, तो वो रगड़ा होता था। वैसे ही और भी कई तरीके थे। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू था हमारे इसमें। तो एक बार ये हुआ कि हम लोग को सर जो है वहाँ के कमांडो थे शायद से, वो चीता चाल और छिपकली चाल सिखा रहे थे। बताया था क्या मैंने? हाँ, चल फिर बता देते। तो चीता चाल और छिपकली चाल। चीता चाल असल में वो क्रॉल होकर जो जाता है ऐसा, ये ऐसा जाते तो चीता, और ऐसा गए तो छिपकली चाल, है ना। अब वो प्रॉपर एक डिसिप्लिन से निकलना पड़ता, फॉल आउट होना पड़ता। अब हमने क्या करे मालूम है, जैसे ही बोले शिवाजी कॉलेज के कैडेट्स को उधर बुलाया गया, हम लोग मस्त उठे, चलो रे करके चलो भाग गए। अब उस टाइम न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड थे, उसमें से पत्थर निकले हुए, है ना। अब जब वो पत्थरों में से हमको क्रॉल करने लगा, फिर उन्हें चीता चाल छिपकली चाल। तो ये हम लोग की आदत थी, एक तो अस्थिंग को ऊपर रखते हैं पूरा ऐसा कोनी के, और या फिर पूरा ऐसा बांध देते हैं उस वक्त। अब उसमें है कि पूरे कॉलेज के कैडेट्स के सबके अस्थिन ऐसे ऊपर थे,
अब जैसे ही अब सबको पता चल गया कि वो रोड पे चल रहा है, सबने फटफट करके कफ को नीचे करना चालू कर दिया। उसने निकाला एक डंडा, मतलब नीम के झाड़ पे से निकाला ऐसे मोटी लकड़ी तोड़ के सबको मारने लगा, जल्दी ऊपर करो बोले। तो कफ को ऐसा पूरे सबको ऊपर करने लगाया। फिर चलो बोले अब जाओ यहाँ से छिपकली चाल जाओ बोले। तो छिपकली चाल में ऐसा रेंगते हुए जा रहे, नया रोड, ऐसा पत्थर निकले हुए, गिट्टियाँ निकले हुए, कोई छिल रहा है यहाँ से वो, है ना। वो भी कहाँ से कहाँ तक, कम से कम यहाँ से बोलेंगे तो अच्छा खासा दूर तक के, मतलब कहेंगे ये घर से भी आगे वहाँ तक के पूरे क्रॉल करने जा रहे। अब उसमें हम लोग छिल रहे तो लोगों को दर्द हो रहा, उसमें रो रहे। अब उसमें क्या हो रहा कि भैया रो रहे इन द सेंस कैसा, वो आंखों में हंसते हंसते जो आता ना पानी दर्द के मारे। लड़कों के अंदर रहता है वो कि आप, मतलब लड़कियों का एक अलग रहता है, लड़के मतलब एंजॉय करते हुए भी रोते। तो उसमें ऐसा है कि बंदा, अब ऐसा है कि उस कमांडर का ध्यान इधर आया तो सामने वाला बंदा क्या करता था, हाथ और पैर, मतलब हाथ और पैर ऐसे यूं यूं करके भागता था वो। अब वो उधर वाला भागा तो उसके पीछे भागता था, सट करे मारता था पीठ पे वो। अब वो उधर मारने गया, उसको मारते हुए देख के हम लोग हंसते थे और हम लोग भागते थे। फिर वो हमको मारने आता था कि वो सामने वाले भागते थे। फिर तो ऐसे ही चलते चलते करते थे। फिर वहाँ से आओ छिपकली चाल, चीता चाल कर चल के आओ, ये सब उसमें। तो ये सारे प्रोसीजर्स को रगड़ा बोलते थे। मगर वो रगड़े की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, है ना, रगड़ की बात चल रही है। तो रगड़ जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन, जैसे कि आपने कहा कि मोशन को अपोज करने के लिए काम में आता है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या रगड़ यानी फ्रिक्शन मोशन को सिर्फ अपोज करने के लिए काम में आता है कि कभी कभार सपोर्ट करने के लिए काम में भी आता है? क्या ये मोशन को हमेशा अपोज ही करेगा या कभी सपोर्ट भी करेगा? कितने लोगों का मानना है कि सिर्फ अपोज ही करेगा, मतलब हमेशा ये मोशन को अपोज करने वाला है? कितने लोगों का मानना है? अच्छा, कितने लोगों का मानना है कि ये सपोर्ट ही करेगा? अरे भाई ये क्या मामला है? दोनों, अरे बिंदास बोलो ना यार। देखो सबसे पहली बात है ना, आपको फिजिक्स की क्लास में ये बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए, मतलब क्या वोकल। आप बिंदास जो लग रहा है ना बिंदास बोला करो। ये अंदर दबा के रखोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नॉलेज कैसे होगा? जब अपन डिस्कस करेंगे, डिस्कशन से होगा। एक लेक्चर की तरह मत सुना करो कि सब बस मैं बोल रहा आप लोग सुन रहे। आप लोग भी कुछ बोला करो, डिस्कस किया करो। सर ऐसा नहीं तो कैसा, वैसा सब बोला करो। मगर आलतू फालतू सवाल नहीं, है ना। भाई सलमान खान की शादी क्यों नहीं हो रही बोली? तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, मेरा फिर से सवाल आ रहा है आप लोग को, जो लग रहा बिंदास बोलो। कितने लोगों को लगता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सिर्फ अपोज करेगा, सिर्फ आपके रास्ते की रुकावट बनेगा, सिर्फ स्पीड को कम करता है, मोशन को अपोज करता है? कितने लोगों का मानना है? ठीक, ऑनेस्ट होना चाहिए। मैं आपकी तारीफ करूंगा, अगर आप गलत भी है तो कम से कम आप ऑनेस्ट तो है। वेरी गुड। अच्छा, कितने लोगों का मानना है कि वो सपोर्ट करेगा? अपोज के साथ साथ सपोर्ट भी करता है, अपोज के साथ साथ सपोर्ट भी करता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, द करेक्ट आंसर इज वो अपोज के साथ साथ सपोर्ट भी करता है। अब वो सपोर्ट कैसे करता है? अपोज को तो सभी को मालूम है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा घसरा के ऐसा फेंक दूं तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम होते चले जाएगी। अब किस कारण से स्पीड कम हो रही है उसकी? फ्रिक्शन के कारण से। यानी वो मेरे मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब सपोर्ट कैसे करेगा? कोई बता सकता है एग्जाम्पल, कोई सपोर्ट कैसे करेगा? नहीं, चलो देखो, कोई बताओ मुझे। सॉरी, वो तो अपोज कर रहा फिर मोशन को। अगर गाड़ी चलाते वक्त आप ब्रेक लगा रहे, वो तो अपोज, वो क्या कर रहा? स्पीड को कम कर रहा, वो अपोज कर रहा मोशन को। मैं बोल रहा एग्जाम्पल मुझे ये बताओ जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को सपोर्ट करता है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, मास m1 मास m2। मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक को फोर्स लगाता हूं। पहला ये सीन समझो कि यहां पर जरा सा भी फ्रिक्शन नहीं है, जरा सा भी
फ्रिक्शन नहीं है। तो जब ये ब्लॉक को मैं खींचूंगा तो क्या होगा, वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, वो वहीं के वहीं नीचे गिर जाएगा। वो तुमने देखे होंगे, वो जो कुछ लोग करतब बताते हैं ना, वो ऐसा कपड़ा रखकर पूरा खींचते हैं उसके अंदर, है ना। अपन भी करते क्लास में, मगर आज अभी नहीं, बाद में करेंगे उसको। अभी कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर वही नहीं है। कपड़ा भी है, चेयर भी है। चल देखते हैं ट्राई करके। प्लेटफॉर्म पे क्या कपड़ा है रे? तुमको लगता है ये कपड़ा फ्रिक्शनलेस होगा? चलो देख लेते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कांच का, ओ भाई समीर को बिठा देते, समीर के नीचे से खींचेंगे, है ना। बेटा बॉटल देना वहां से, पानी की भरी हुई, हाथ डालो वहाँ पर, दिख रही सामने। हाँ अरे तो खाली है, भरी हुई देखो। हाँ मगर यार ये गड्ढा है यहाँ पे। मोबाइल कौन है वो? लाओ, किसका मोबाइल दे रहे? मेरा तो लगा हुआ है। कौन दे रहा अपना मोबाइल, है ना। देखो ये यहाँ तक, जहाँ तक लगता हूँ ये प्रॉपर आएगा, है ना, यहाँ सही रहेगा, वो नीचे हो जाएगा। देख हाँ ट्राई करते हैं। देखो क्योंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है तो पॉसिबल है कि वो गिर जाएगा नीचे। अरे नहीं रे भैया, ऐसा झोली नहीं आना चाहिए इसमें। हाँ रे भैया आ गया। देखा, तो अब ये देखो, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस रहा, हो गया, तो बहुत लेट आए, शो खत्म। तो अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस रहा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे सरक जाएगा और ये वहीं के वहीं नीचे गिर जाएगा, इजंट इट। तो हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन ना होने के कारण इसका मोशन नहीं हुआ। अब अगर मान लो कि यहां पर थोड़ा सा रफनेस आ जाए, यानी इनके बीच में क्या पैदा हो जाए, फ्रिक्शन, और जब तुम इसे खींचेंगे तो क्या होगा, वो भी साथ में जाएगा आगे तुम्हारे, है ना। हालांकि चिपक के नहीं जाएगा आगे, वो डिपेंड करता तुम्हारी स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक बात ये समझ में आई कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो वो वहीं गिर जाता, मगर फ्रिक्शन होने के कारण ऊपर वाले ब्लॉक का क्या हुआ, मोशन हुआ, है ना। फ्रिक्शन होने के कारण ऊपर वाले ब्लॉक का मोशन हुआ, मतलब इस बार फ्रिक्शन ने क्या किया, सपोर्ट किया मोशन को। आई बात समझ में आपको? तो इस बार फ्रिक्शन ने उसको सपोर्ट किया, और इसीलिए हम लोग ने कहा कि फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमेशा मोशन को अपोज करेगा, कभी कभी वो मोशन को सपोर्ट भी करता है। फिर अगला सवाल मेरा आप लोगों से यह आता है, क्या लगता है कि फ्रिक्शन किस वजह से होता है? दो बॉडीज़ के बीच में फ्रिक्शन जो है वो किस वजह से होता है? उसकी दो अप्रोच है, एक क्लासिकल अप्रोच, यानी दो नज़रिए हैं, एक पुराना तरीका नज़रिया है और एक नया नज़रिया है। क्लासिकल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। क्या देखो आप बताओ आपके हिसाब से क्यों है ऐसा? सही जा रहे एकदम, बोलो। हाँ देखो कैसा है, कितना, अगर हम पहली बात करते हैं क्लासिकल अप्रोच की, क्लासिकल मतलब पुराना तरीका, पुराना नज़रिया। पुराना नज़रिया क्या कहता है? क्लासिकल अप्रोच ये कहता है कि तुम चाहे कितना भी स्मूथ समझ लो सरफेस को, कितना भी देख लो, अगर मान लो इसको मैं जूम करके देखता हूँ तो मैं ये देखूंगा कि ऊपर वाला सरफेस हल्का सा रफिच है, कितना भी स्मूथ दिखने में रहे मगर हल्का सा उसमें क्या रहेगा, रफनेस रहेगा ही। इसी तरह से नीचे वाला भी सरफेस क्या होगा, रफ होगा, है ना। तो जब ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट या सरफेस से घसरते हुए जाएगा
तो इसके जो निकले हुए पार्ट है, जो रफ पार्ट है, वो दूसरे नीचे वाले पार्ट में ऐसा अटकेंगे, जो क्या करेंगे, उसकी मोशन को अपोज करेंगे, और इसी कारण से फ्रिक्शन पैदा होता है। ये ऐसा था पुराना नज़रिया। नया व्यू क्या बोलता है? नया व्यू ये बोलता है कि देखो यहाँ पर एटम्स है ना, ये इसके न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से ये इसका नीचे वाले सरफेस का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब आगे खींचने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उसको आगे जाने नहीं देता। तो ये एक नया नज़रिया है, मॉडर्न व्यू है, क्योंकि आपको याद होगा हम लोग ने कहा था कि जो कुछ फोर्सेस होते हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, तो उसमें से ये वाला फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आता है ना। तो ये एक उनका नज़रिया था। खैर हमको उसमें नहीं जाना है, ये डिटेल पार्ट में नहीं जाना है, हमको सिर्फ फ्रिक्शन को ऊपर ऊपर तौर पे पढ़ना है। तो हमने कहा कि फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे घसरते हुए जाती है तो उसके अंदर ये फील होता है, या जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, सरफेस के ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उसमें वो फील होता है। फ्रिक्शन कभी कभार अपोज भी करता है, कभी कभार सपोर्ट भी करता है, और फ्रिक्शन को कभी कभार जानबूझ के बढ़ाया जाता है मोशन को सपोर्ट करने के लिए। जैसे बाई चांस आपका किसी का अगर लद्दाख या कश्मीर जाना हुआ किसी के जाना सर्दी के मौसम में लद्दाख गया, हाथ तो पकड़ाया था तूने, अरे चल जा रे, है ना, मैं भी करके बैठा ये सब, है ना। तो अगर लद्दाख या कश्मीर जाना हुआ आपका पहचान, तुम लोगों में से कोई नहीं गया? अरे मैं भी नहीं गया वैसे तो लद्दाख चलो सब ट्रिप बनाते हैं इमरान सर को बोलो, ठीक है। तो देखो सुनो इधर, लद्दाख या कश्मीर जाना हुआ अगर सर्दी के मौसम में, वहाँ पर जो रोड होते हैं, अगर है आप हिली एरियाज़ में जा रहे हैं तो वहाँ रोड पे आ जाती है बर्फ़, और अगर अपनी सादी गाड़ी उस पर चलेगी तो वो फिसलेगी, उसके टायर स्लिप होते हैं। तो उसको क्या करते हैं वहाँ पर वो लोग, कि वो फ्रिक्शन, मतलब देखो फ्रिक्शन की कमी की वजह से मोशन नहीं हो रहा, तो वो लोग क्या करते हैं, टायर पे एक लोहे के चेन का पिंजरा बनाते हैं वो लोग, लगाते हैं। अगर आपने नोटिस किया यूट्यूब पे अवेलेबल हो, बता लोहे की चेन का ऐसा पिंजरा बनाते हैं और टायर पे फिक्स करते हैं, और फिर वो जाते हैं वहाँ पर। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है वहाँ पर। अगर खाली अपने टायर लेके चले गए ना अपन, तो वो सर्दी के मौसम में तो फिर ऐसा गोल गोल जगह पे घूमेंगे और जगह जगह पे गाड़ी अटकती फिर वो। तो यहाँ पर क्या करें, जानबूझ के फ्रिक्शन आपने पैदा किए, है ना। और कहीं कहीं हम लोग फ्रिक्शन को क्या करते हैं, हम लोग कम करते हैं, ऑयलिंग करके, लुब्रिकेशन डाल के हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम भी करते हैं। तो चलो ठीक है, ये तो चला फ्रिक्शन के बारे में। तो उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे और डिटेल में तो हमें पता चलेगा कि फ्रिक्शन के बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे, मगर उससे आगे बढ़ने से पहले जो हम लोग ने स्टडी किया, अभी जो हमने डिस्कस किया, उसको थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग दो, फ्रिक्शन। रेडी? ओरली बोलता हूं, लिखो। जाना लिख लो। When two objects are in contact and they slide over each other। जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं, द फोर्स
that resists the motion, force that resists the motion is called as friction or फ्रिक्शन फोर्स। तो उसे हम लोग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉट जस्ट opposes the motion, sometimes it supports the motion as well। तो हमेशा भैया ये फ्रिक्शन जो है आपके मोशन को अपोज नहीं करेगा, कभी कभी वो मोशन को सपोर्ट भी करता है। वो बेटा अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्लासिफिकेशन करना है हमको। फ्रिक्शन को पहले तो दो पार्ट्स में बांटा गया है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन को अगेन दो पार्ट्स में बांटा गया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में ही आप एक और पार्ट कंसीडर करते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही हिस्सा है, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कई किताबों में इसमें दो पार्ट्स में बांटने के बजाय, 2 मिनट सुन लीजिए आप, कई किताबों में इसको पहले दो पार्ट्स में बांटने के बजाय 3 पार्ट्स में बांटा गया। जैसे मैंने क्या किया, स्टैटिक और काइनेटिक का कॉलम बनाया, काइनेटिक के कॉलम को मैंने 2 हिस्सों में बांटा। कई किताबों में क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग ऐसा बोल देते हैं, है ना। मतलब ये जो रोलिंग है इसको काइनेटिक का हिस्सा ना मान के उसको अलग ही बोल देते हैं कि ये अलग पार्ट है करके। चलेगा, कोई मसला नहीं है अपने को, तो दोनों में से जो भी नज़रिया चलेगा, बट हमारे को जो दिया हुआ है हम उसके हिसाब से जा रहे हैं कि भैया काइनेटिक के 2 पार्ट्स, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। आई बात समझ में? चलिए, इसमें सबसे पहले क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, नॉट स्लाइडिंग, स्टैटिक, माय मिस्टेक, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले। तो ये जो वर्ड है स्टैटिक, इसका मीनिंग ही होता है स्टेशनरी, रुका हुआ। अब अगर इसका मीनिंग है स्टेशनरी, रुका हुआ, तो ये फ्रिक्शन कब पैदा होता है, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मूव नहीं हो रहा है ना। अब जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है, मुझे इस प्लेटफॉर्म को सरकाना है ना, अच्छा खासा भारी भरकम प्लेटफॉर्म है। तो जब मुझे इसको सरकाना है तो मैं उसको क्या करूँगा, फोर्स लगाऊंगा, मगर वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक फ्रिक्शन डेवलप हो गया है। वो जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ है जो उसे मूव होने नहीं दे रहा है ना। जब आप कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए और ऑब्जेक्ट मूव
नहीं हो रहा, उस वक्त जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ उसको क्या बोलेंगे आप? स्टैटिक फ्रिक्शन। आप खुद इमेजिन करो ना कि अगर मान लो इसको एकदम स्मूथ वाले चक्के लगे रहते और मैं इसको धक्का देता तो आसानी से हट जाता अपनी जगह से। दिक्कत जाती थी कि इतनी मेरे को, मैं सिर्फ पैर से इसको ढकेलता तो चले जाता था। अरे भाई आपके घर आप जो बैग्स लेकर आते हो, उस रोलिंग बैग्स है ना, एकदम भरे हुए, जब आप उसको रोलिंग बैग को ऐसा लेकर आते हैं, ऐसा खींचते हुए, है ना, एकदम भरा हुआ रहता है वो, तो आप आसानी से उसको खींच के लेके आ जाते हैं। ये कुंबली से पकड़ खींच के ले आते हैं। क्यों? चक्के रहते नीचे, स्मूथ रहते हैं, वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। अब मान लो वो चक्के निकाल लिया तो मैंने, मान लो चल लेके जाए आप घसरते हुए, अब तुम्हारे को कितना भारी जाएगा वो, है कि यूं यूं है, ऐसा लेके जाएंगे। तो बात वही हो रही बेटा कि ये फ्रिक्शन ही था। कई लोग बोलेंगे सर वजन की वजह से, अरे वजन इतना मैटर नहीं करता, है ना। अरे भाई जब तुम बैग ले जाते हो, घसरते हुए लेके जाएंगे, है ना, नो डाउट वजन तो ठीक है, वो भी है, मगर वो मेन वजन नहीं था, वो फ्रिक्शन था जो अपोज करता। चक्के क्यों लगाया बैग्स को आपने? जब वजन मैटर, जब मतलब मान लो अगर फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं हो तो चक्के क्यों लगाया अपन ने? चक्के इस वजह से लगाए ताकि फ्रिक्शन कम हो और मोशन आसानी से हो सके। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करते हो। जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश, मूव हुआ क्या हो? मूव हुआ क्या? नहीं, मैंने क्या वर्ड बोला? मूव करने की, समीर बाबू, मूव करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट मूव हो गया क्या? नहीं। तो जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करते हो, आप फोर्स अप्लाई करते हो मूव करने के लिए, हो नहीं रहा हो, उस दौरान, उस वक्त उसमें जो फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो डेवलप हुआ होगा उसको नाम देंगे आप स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में आपको? उस वक्त उसको बोलेंगे आप स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला गया है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग मतलब है ना, खुद ब खुद एडजस्ट करना। जैसे मान लो तुमको ये पार्ट लिखना है, मैं सामने खड़े हो गया, तुम क्या करते? झाँक कर देखते। मैं ऐसा आ गया, तुम क्या करेंगे? इधर झाँक के देखेंगे। फिर तो बात क्या हो रही कि आप सेल्फ एडजस्टमेंट कर रहे है ना, अपने हिसाब से वो चीज़ों को चेंज कर रहे। वही सिचुएशन यहाँ हो रही। अब वो क्या होता है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो, जहाँ मान लो मैंने क्या किया, ये प्लेटफॉर्म को सरकाने के लिए मुझे 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए। इमेजिन कर लो कि ये प्लेटफॉर्म को सरकाने के कितना फोर्स चाहिए? 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए। मैं लगा रहा 10 का, मैं लगा रहा कितना? 10 का। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ होगा? वो भी 10 ही का डेवलप हुआ होगा। वो भी कितने का डेवलप हुआ होगा? 10 का। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ? चलो मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन का डेवलप हुआ। मतलब कहने का ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसे सेल्फ एडजस्टिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया जितना आप अप्लाई करते हैं फोर्स, उतना ही उसमें क्या डेवलप होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होता है। अगर आपसे कहा जाए, किसी एमसीक्यू में आ जाए कि भैया एक ऑब्जेक्ट है जिसे मूव करने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए, हम उसे 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ? तो 70 न्यूटन का डेवलप हुआ। आई बात समझ में? है ना। तो मैं अब आगे लिखना चाहूँगा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अराइजेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अराइज होता है व्हेन वी टेंड टू मूव वन ऑब्जेक्ट ओवर दी अदर। जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के या सरफेस के ऊपर से मूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग, वहाँ पर जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। दिस इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, खुद ब खुद एडजस्ट करने वाला, एंड इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट
टू अप्लाइड फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। हमेशा ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। और अगर सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा ही नहीं रहे हो, तो जैसे ये मान लो ये प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो हुआ। अब आता है पार्ट दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो उसी का पार्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन का। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि भैया 100 न्यूटन, कम से कम 100 न्यूटन लगेगा इस ऑब्जेक्ट फोर्स इसको सरकाने के लिए। सरकाने वो तो एकदम ऐसे सरकते हुए नहीं जाएगा, वो हल्का सा मूव होगा, है ना। जैसा आप ये मूव करने की कोशिश कर रहे, ये हल्का सा मूव होगा ऐसा। तो अब ऐसा है, इससे भी माइन्यूट मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करूँगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। फोर्स बढ़ा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, मगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। एक ऐसा स्टेज आएगा कि अचानक से ऑब्जेक्ट हल्का सा मूव होगा, है ना। अब उस वक्त जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ होगा, हल्का सा मूवमेंट, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि अगर आपको लगातार ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आपको उससे ज़्यादा का फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि इस प्लेटफॉर्म को सरकाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन। जब मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा ना, तो ये ऐसा घसरते हुए नहीं जाएगा, हल्का सा मूवमेंट होगा। और जब वो हल्का सा मूवमेंट होगा, है ना, और मैं उसको और मूव करना चाहता हूँ, तो मुझे अब अप्लाइड फोर्स उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं 102, 103, 104 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट घसरता हुआ चला जाएगा आराम से। तो ये जो आपने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, वो 100 न्यूटन। उसके आगे ही आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रॉपर मोशन हो पाता है, तो उसकी इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कहते हैं आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो हम लोग कहेंगे ऐसा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन above which only the object starts moving is called as limiting friction। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को FL से इंडिकेट किया जाता है। अब ये देखा गया कि आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके नॉर्मल रिएक्शन को। नॉर्मल रिएक्शन आप कैपिटल N से भी दे सकते हैं और आपके कैपिटल R से भी दे सकते हैं, अलग अलग उसका तरीका होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन को, ओके। और फिर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है, दैट इज म्यू एस इंटू एन। बोले ये म्यू एस क्या है? ये म्यू एस को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सिंपली अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है कि आपको जानना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन है ना, कि भैया पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन के लिए कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन जनरेट होगा। सादी भाषा में बोलो तो इतना ना जाके सरफेस की रफनेस के बारे में बात बताता है कि कोई सरफेस कितना रफ है, किस हद तक रफ है ना। तो जितना म्यू बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो सरफेस क्या है, रफ है, और जितना म्यू कम होगा वो सरफेस क्या उतना स्मूथ है। आइए बस समझ में आपको ये। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पर याद रखना इसका प्राइमरी फॉर्मूला, लिमिटिंग फ्रिक्शन का प्राइमरी फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन या म्यू एस इंटू एन। और एक और बात बता दूं उससे आगे बढ़ने से पहले, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि देखो ऊपर क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये किस्म का फोर्स है, नीचे क्या है नॉर्मल रिएक्शन, ये भी एक किस्म का फोर्स है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन, इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन। तो न्यूटन अपॉन न्यूटन क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, और डायमेंशन भी क्या हो जाएंगे उनके, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा देखो अब बात ऐसी है कि अब अगर सपोज करो, एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, मेरे पास एक सरफेस दिया हुआ है और सरफेस पे एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, स्मॉल है, और मैं क्या कर रहा हूं उसको ऐसा फोर्स लगा रहा हूं हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है, तो मान लो कैपिटल F नाम का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, और ये इस फोर्स के कारण इसका हल्का सा मोशन हुआ है। मुझसे कोई पूछेगा कि इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ ऑब्जेक्ट का, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा देखो सरफेस जो यहाँ पर है ना, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू एस है। तो कोई मुझसे पूछेगा भैया देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर वो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये इधर नॉर्मल रिएक्शन और ये नीचे इसका क्या आएगा, वेट mg। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये अप्लाइड फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ आता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वो वेट क्या आएगा नीचे की तरफ। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों आपस में सेम है तो गलत बात होगी क्या, उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है क्या, ऊपर जा रहा है क्या ऑब्जेक्ट, अरे ये ऑब्जेक्ट घसरता हुआ कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा ना, कौन सी एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा, कौन सी एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा, ऊपर गया क्या, नीचे आया क्या, इसका मतलब उसका मोशन ऊपर और नीचे नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, ऊपर और नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल है, यानी नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यह नॉर्मल रिएक्शन mg बराबर है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला फिर क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी, या म्यू टाइम्स ऑफ एम जी बोल सकते हैं आप, ये आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला। अब अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि मैं कहूंगा कि मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, मास है स्मॉल m, आपको सभी को मालूम है कि इसका वेट नीचे की तरफ आता है mg। फिर इसे दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं वेट को, देखो ये वेट को दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा, और ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब अगेन मैं कहूँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ ऐसा अलोंग द लेंथ ऑफ द या अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है, बस ऐसा, ऊपर और नीचे मोशन हुआ क्या, नहीं। इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स कैसा है, बैलेंस है। तो मैं बोलूँगा यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। समझ में आ रही है ये बात आपको, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। और अगर मुझे इस जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू एन, यानी कि क्या हो जाएगा, म्यू एस mg cos थीटा। आई क्या बात समझ में, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन।
और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार वो एग्जैक्ट वेट के बराबर होता है, कभी कभार वो वेट के कंपोनेंट के बराबर होता है, और एक आध ऐसी सिचुएशन भी आती है जिसमें वेट के बिल्कुल भी बराबर नहीं होता। बोले ये कैसे हो सकता है? देखो बिल्कुल, ये आपका वॉल है और ये है एक ब्लॉक जिसका मास है m। देखो इसका वजन उसको नीचे खींचेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको आगे नीचे गिरने से रोकेगा। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक फोर्स लगा रहा हूं P नाम का पुशिंग फोर्स लगा रहा हूं। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मैंने देखा 2-4 बार इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वो खड़े हो जा रहे, वो पकड़ के खड़े रह रहा उसको, और नीचे वाला आदमी सरक जा रहा, अच्छे भारी भरकम इंसान को दीवार से चिपका के रख दे रहे। वो तुमने देखे क्या? वो क्या करता है एक आदमी, मतलब क्या है, पहले एक नीचे लड़का खड़ा था, उसके ऊपर खड़ा था, वो दोनों पैरों को ऐसा लगा पकड़ के रखता और वो नीचे वाला सरक जाता, और वो देखो देखो बोले मैं जादू, मैं दीवार पे चिपका हुआ। इसमें कोई जादू नहीं है, सब खेल फिजिक्स का है ना, सब खेल फ्रिक्शन का है। तो अब देखो भाई खेल, चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। अब यहां सिचुएशन देखो, ये मास m है और इसका वेट mg है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको ऊपर लग रहा, खींचे ऊपर नीचे, मतलब नीचे गिरने से रोक रहा, और आप क्या कर रहे हैं, पुशिंग फोर्स लगा रहे P। अब अगर मैं कहूंगा चलो ठीक है भाई, यहां नॉर्मल रिएक्शन कहां जनरेट होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहां होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये सरफेस ऐसा है ना, और उसको आप इधर दबा रहे, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर जनरेट होगा। तो इस बार नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, पुशिंग फोर्स के बराबर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, μs इंटू n। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, μs इंटू p, है ना। तो बताने का मकसद क्या था यहाँ पे, कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, अक्सर बहुत जगह ऐसा होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं μs इंटू mg, और कई लोग ये समझ के चलते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को वेट से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई करना है, और आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। इवन कभी कभार ये भी होता है कि सरफेस भी फ्लैट है, सरफेस क्या है, फ्लैट है, मगर नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर नहीं है। सरफेस फ्लैट है, ऐसी चाहे सिचुएशन, मगर नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर नहीं है। वो कब होता है, जब फोर्स थोड़ा सा टेढ़ा हो तो। और ये चीज़ हम लोग आगे अभी आएगा, थोड़ी दिन कल परसों में आ जाएगा वो कंसेप्ट, तो अपन उसमें देख लेंगे। ये समझ में आया बेटा आपको, है ना। तो चलो लिख डालो पूरा का पूरा। हुआ?
चलो हो गया क्या भैया? रेडी? नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखना अपने को। लिखो NOTE नोट, नोटे। पॉइंट नंबर 1, direction of force of limiting friction, direction of force of limiting friction is always opposite to the direction in which one body is at the verge, VERGE, verge of moving over the other, verge of moving over the other। ठीक है, फिर आगे लिखो। नहीं, अगला पॉइंट, सेम पॉइंट नहीं है, अगला पॉइंट है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is a unitless and dimensionless quantity। Coefficient of static friction is a unitless and dimensionless quantity। Coefficient of static friction is a unitless and dimensionless quantity। Next point, value of mu बोले तो वही coefficient of static friction, mu value of mu depends on material, and nature of surface in contact, देखो मटेरियल कौन सा है इस बात पे डिपेंड करता है, लकड़ी है, सीमेंट है, क्या है, उस बात पे डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, अब नेचर का मतलब क्या हुआ कि गीला है कि क्या है, लिखो उसमें दैट इज करके, दैट इज I dot E dot करके, दैट इज वेदर द सरफेस इज ड्राई, comma wet, dry wet, ये इधर है,
रफ और स्मूथ, रफ और स्मूथ, कॉमा, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू ऑफ म्यू, वैल्यू ऑफ म्यू डज नॉट डिपेंड, value of mu does not depend upon the apparent area of contact. Value of mu does not depend upon the apparent area of contact. ठीक है, तो ये था हमारा कोएफिशिएंट इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। आज घर पे जाके इत्मीनान से अच्छे से इसको पूरा पढ़ो, अच्छे से फोकस करके। अगला पार्ट जो कल है देखिए हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक, कौन से वो डाल दिया ना मैंने, मोशन ऑफ प्लेन का डाला मैंने, लॉज ऑफ मोशन की थोड़ी नोट्स हैं, नहीं मॉड्यूल्स के आंसर की मैं बनाता। असल में मेरे को वो जिसमें मेरा पूरा ऐसा बंच था, ये वो बंच ही नहीं मिल रहा मेरे को जिसमें आंसर्स मार्क थे, पूरा का पूरा बंच गायब हो गया वो मॉड्यूल्स के जिसमें आंसर मार्क थे। तो मिल जाएंगे, मुझे बनाना पड़ेगा फिर खुद से।